तो हेलो वीडियो लोग, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चैन और नूताओ यहाँ पे काई यांग से फाइट करने के लिए आ गए थे। काई यांग का ऐसे तो मुद्दा था नहीं इनसे फाइट करने का, लेकिन क्योंकि इन्होंने फाइट की थी तो काई यांग की गोल्डन बॉडी जो होती है वो काई यांग की बॉडी को रिकवर करती है। उसे कैरी करने के बाद अपनी पावर के साथ वो चैन को तो एक ही अटैक में मार देती है यांग बॉल का यूज़ करके। जहाँ तक नूताओ की बात थी तो उसने भी अपना दम इसी तरीके से तोड़ा था, क्योंकि इस क्रिएचर ने काई यांग की बॉडी को कैप्चर किया था, अपने पावर को अनलेस किया था और इसे सीधा ही खाई के नीचे फेंक दिया था। जिसके बाद काई यांग ने यहाँ पे बचाया था हुमेई को और एपिसोड मैंने वही एंड किया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काई यांग जब वो अपने होश में आता है तो वो देखता है कि वो तो यहाँ पर बेहोश लेटा हुआ था। इसके बाद काई यांग अपने आसपास हुमेई को ढूंढने लगता है कि आखिरकार हुमेई कहाँ पर गई। हुमेई को उसने बचाया था। थोड़ी दूरी पर काई यांग को हुमेई दिखाई देती है जो कि पानी में नहा रही होती है, तो काई यांग सीधा ही वहीं चला जाता है क्योंकि ढीठ तो है ये बंदा। तभी हुमेई जैसे ही काई यांग को देखती है तो वो तो अपने आप को छिपा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काई यांग तुरंत यहाँ पे हिचकिचाते हुए कहता है, वो मेरा ऐसा कोई मन नहीं था यहाँ आने का, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या चैन मर गया और नूताओ का क्या हुआ। और ऐसा कहते वो पीछे मुड़ जाता है। देन हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो होती है हुमेई वो बताती है कि चैन तो ऑन द स्पॉट मारा गया था। जहाँ तक नूताओ की बात है वो खाई से नीचे गिरकर मर गया, इसीलिए इस मैटर के बारे में अब किसी को पता नहीं चलेगा। लोगों को लगेगा कि वो आपस में लड़कर मर गए या फिर उन्हें किसी जंगली जानवर ने मार दिया। जो देखकर काई यांग कहता है बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो क्या होगा। जिस पे ये कहती है हुमेई कि किसी को पता कैसे चलेगा, मैं बताऊंगी नहीं और तुम भी नहीं बताओगे। जो देखकर काई यांग कहता है हाँ वैसे मेरी चोटों को तुमने ठीक किया। जो देखकर हुमेई तुरंत ही कहती हाँ मैंने उन्हें साफ कर दिया था क्योंकि तुम्हारी बॉडी से कंटिन्यू ब्लड निकल रहा था और ये चोटें सीरियस हो सकती थी। जिसके बाद हुमेई तुरंत ही बताती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं अपने क्लेन की क्योंकि एक सीनियर डिसाइबल हूँ, मैं यहाँ पे अदर क्लेन से डिसाइबल्स को अपने सेक्ट में अट्रैक्ट करने के लिए ये सब करती हूँ और अदर लड़कों के क्लोज जाती हूँ। लेकिन लोगों को लगता है कि मैं काफ़ी बुरी हूँ और मैं उल्टे सीधे काम करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रही हूँ मैं बिल्कुल भी गंदी नहीं हूँ। यहाँ तक कि मैं कभी भी किसी भी लड़के के क्लोज नहीं गई, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं। वो सब मेरे सामने तो मेरी तारीफ करते हैं लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां करते हैं। जो देखकर काई यांग तुरंत ही कहता है हो गया, पर इसका मुझसे क्या लेना देना है। जो देखकर हुमेई जो होती है उसे तो लग रहा होता है कि काई यांग ने उसे बचाया है क्योंकि काई यांग उसे पसंद करता है, लेकिन यहाँ पे तो काई यांग की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। बट हुमेई को तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आखिरकार ये उसकी लाइफ में भी पहली बार था जब कोई उसे बचाने के लिए आगे आया था, इसीलिए उसके दिल में तो एकदम बवाल मचा हुआ होता है। वो काई यांग को पूरी तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। हम तो देखते हैं कि काई यांग सीधा ही कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात को राज रख सकती हो और इस बात को बाहर किसी से भी नहीं कहोगी। जो देखकर हुमेई थोड़ा सा उदास होते हुए कहती ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी और कभी भी तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आऊँगी। और इतना कहने के बाद हुमेई चली गई होती है क्योंकि उसका तो दिल ही टूट गया था कि लौंडा तो उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। हम देखते हैं कि काई यांग जब अपने घर में जाता है तो उसे साफ सफाई के लिए जाना था, लेकिन उसे तो उसकी झाड़ू दिखती ही नहीं। आखिरकार काई यांग को उसकी झाड़ू नहीं मिल रही थी, उसे ठीक से याद था कि उसकी झाड़ू यहीं पर थी। इसीलिए काई यांग को लगता है कि कोई ना कोई उसके घर में जरूर आया होगा जिसने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। इसीलिए काई यांग तुरंत ही पीछे मुड़कर एक लात जड़ता है क्योंकि उसे वहाँ कोई सेंस हुआ था। लेकिन हम देखते हैं ये तो यूनटियान होता है जो उसकी झाड़ू लेकर आया होता है। तो काई यांग तुरंत ही कहता है ब्रदर तुम मेरी झाड़ू से क्या कर रहे हो। जो देखे यूनटियान तुरंत ही कहता है ब्रदर काई यांग आपने उस टाइम पे हमें चैन से बचाया, हमारी इतनी मदद की, तो हम आपके लिए इतना काम तो कर ही सकते हैं। आज से झाड़ू वाला काम हम कर लेंगे, आपको साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं, आप बस कल्टीवेशन पे ध्यान दो। जो देखा काई यांग तो तुरंत कहता है नहीं नहीं ब्रो, मुझे ये सब जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। जो कि देखकर यूनटियान तुरंत कहता है क्यों ब्रो, क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं मानते। अरे भाई भाई में आखिरकार काम का कैसा बंटवारा, और वैसे भी ये काम तो बहुत आसान है और हम बहुत सारे लोग, अगर हम पूरे महीने भी काम करें तो महीने में शायद हमें 2 या 3 बार ही काम करना पड़ेगा। जो देखकर तो काई यांग का दिल बहुत खुश हो गया था कि ये बंदा तो सच में कितना अच्छा है, पहले तो इनसे दुश्मनी करना बहुत बेकार था। तभी काई यांग तुरंत ही कहता है तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप आकर अंदर पानी पीना चाहोगे। जो देखा यूनटियान तुरंत कहता है नहीं नहीं, सूमो ने कहा है कि हमें भी अपने कल्टीवेशन पे फोकस करना है और जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना है, वरना तो वो हमें पीटेगा। और इतना कहने के बाद यूनटियान और बाकी के लोग यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं काई यांग को जो कल्टीवेशन करने के लिए ड्रैगन स्ट्रीम में जाने का सोचता है, और सोचता क्या है बंदा वहाँ पहुँच भी जाता है।
आखिरकार उसकी बॉडी के अंदर की पूरी यांग कोई एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। कायांग जब ड्रैगन वेन्स या कि ड्रैगन स्ट्रीम में पहुंचता है तो वो यहाँ पर आसपास की यांग एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। साथ ही उसने यहाँ पे जला कर रखा हुआ होता है व्हाइट मिस्ट के लिए वो पाउडर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्केलेटन बॉडी वो तो कायांग को मैनिपुलेट कर रही होती है कि चल भाई एक और बंदे को मार देते हैं, मस्त मजा आएगा, उसे सामान लूट लेना। लेकिन कायांग इसे सप्रेस करते हुए अपने कल्टीवेशन से ध्यान को हटा देता है क्योंकि वो इसकी बातों पे नहीं आना चाहता था और किसी और बेगुनाह को नहीं मारना चाहता था। फिर कायांग उस पॉट की तरफ देखता है जिससे व्हाइट मिस्ट की फॉग आ रही थी। उसे लगता है कि इसके कारण उसकी यांग एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है और ये प्रोसेस स्लो हो रही है, जो कि मैं नॉवल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ 3N नोबल चैनल पे। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि कायांग को समझ आता है कि शायद इसके कारण उसकी जो बॉडी है वो तो स्ट्रांग बन रही थी बट यांग एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना स्लो हो रहा होता है। तो कायांग टेंशन में आ जाता है किस तरीके से तो ये जो पॉट है उसके लिए यूजलेस हो जाएगा और उसकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। यहाँ पे कायांग सीधा इस पॉट को अब बंद कर देता है और फिर से यांग एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना शुरू करता है। लेकिन ये क्या, इस बार जो कायांग की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने की जो स्पीड थी वो कई टाइम ज़्यादा फास्ट हो चुकी होती है, जो देखकर तो कायांग भी हैरान था कि ये क्या चीज़ है। पिछले 2 दिनों से मैं कल्टीवेट कर रहा था तो कितनी स्लो ऑब्जॉर्व हो रही थी, पॉट बंद करते ही ये फास्ट हो गई। कायांग को समझ में आ गया होता है कि वो जो पॉट था वो उसकी एनर्जी को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देता था लेकिन कई टाइम फास्ट कर देता था, जिससे वो बहुत स्पीड से यांग एनर्जी ऑब्जॉर्व कर सकता था। यानी कि यह पॉट किसी भी तरीके से उसके लिए यूजलेस नहीं था बल्कि यह तो उसके लिए हीरा था, हीरा। हाँ हीरा। कायांग तुरंत ही एब्जॉर्ब और कल्टीवेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है और यहाँ पे कई दिन तक कल्टीवेट करते हुए अपनी पावर को ब्रेक थ्रू करते हुए वो अपनी बॉडी में अपनी बॉडी में 3 यांग एनर्जी की ड्रॉप को कंडेंस करने लगता है। हालांकि कायांग की बॉडी में एनर्जी जो कंडेंस हो रही थी वो अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो यांग लिक्विड ड्रॉप कंडेंस कर पाए, लेकिन फिर भी जैसे तैसे कायांग 2 यांग ड्रॉप को कंडेंस करता है। दूसरी तरफ यांग एनर्जी के पास कायांग महसूस करता है कि उसने जो वो सीड खरीदा था मार्केट से या उसे जो सीड मिला था वो हल्का हल्का धड़क रहा है जैसे मानो कोई हार्ट हो। कायांग उस सीड को निकाल कर देखता है तो इसमें कुछ हद तक अब अंकुर आ चुके थे, ये ग्लो हो रहा था यानी कि इससे पेड़ निकलने वाला था। कायांग तुरंत ही कहता है ये 3 सन फ्रूट ट्री है, अगर मैं इसे लगा देता हूँ तो इससे जो फ्रूट मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की यांग एनर्जी को होल्ड करेगा। कायांग यहाँ पे उस फ्रूट को गड्ढा खोद कर लगा देता है। इस सीड को लगाने के बाद कायांग उसे तोप देता है। आखिरकार कायांग की एक ड्रॉप इसने पूरी की पूरी यांग लिक्विड की ऑब्जॉर्व की थी। इसे लगाते ही कायांग ने देखा होता है कि यह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और कायांग यहाँ पे कई दिन तक कल्टीवेट करता है क्योंकि उसे अब साफ सफाई के लिए नहीं जाना था। तो कायांग यहाँ पे 1-2 बैटल के लिए भी जाता है और बैटल में लड़ने के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट को भी हासिल करता है। हमने देखा हुआ होता है कि इसी तरीके से लगभग 10 दिन बीत चुके होते हैं और क्योंकि साफ सफाई में नहीं जाना था तो कायांग यहाँ कल्टीवेट कर रहा था और वो जो ट्री था उसमें भी अब फ्रूट आना शुरू हो चुके होते हैं। कायांग उन फ्रूट्स को तोड़कर कल्टीवेट कर सकता था, इसीलिए कायांग यहाँ पे बेहद खुश होता है कि अब उसे यांग एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो वहाँ से ले सकता है। यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखी होती है कि सीनियर सिस्टर जिया भी कायांग को देखते हुए कहते हैं ये बंदा पहले कितना वीक था जो हमेशा अपनी हर फाइट बार हारता रहता था, लेकिन हाय राम ये तो अब कितना स्ट्रांग हो चुका है, मेरा तो दिल ही तेज तेज धड़क रहा है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। सीनियर सिस्टर जिया कायांग को लेकर काफ़ी खुश थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपना ये चिरकुट भी यहाँ पर अपनी प्रोसेस को पूरा करते हुए उन फ्रूट्स को ब्रेक कर लेता है यानी कि तोड़ लेता है। वो देख रहा होता है कि क्या वास्तव में इनके अंदर स्ट्रॉन्ग यांग एनर्जी है। वो एक फ्रूट खाता है और उसकी पूरी बॉडी के अंदर यांग एनर्जी का फ्लो एकदम बाढ़ के पानी की तरह आ जाता है। कायांग की बॉडी में यांग एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगती है जिससे वो अपनी डेंटियान के अंदर इकट्ठा कर रहा होता है कोई वर्टेक्स में, यानी कि बॉडी के सेंटर में। धीरे धीरे ये यांग एनर्जी उसकी बॉडी में सर्कुलेट होते हुए उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रही होती है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रही होती है, उसकी पूरी बॉडी को क्योर कर रही होती है, प्योर कर रही होती है और उसकी बॉडी के अंदर यांग लिक्विड की ड्रॉप कंडेंस हो रही होती है। कायांग को नहीं पता था कि क्या ये सब उस फ्रूट की अंदर की एनर्जी के कारण था, लेकिन अगर ये उस फ्रूट के अंदर की एनर्जी थी तो ये उसके लिए बेहद सरप्राइजिंग थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। यह कल्टीवेट करते हुए कायांग ये सोच रहा होता है कि आखिरकार वो ऐसे और फ्रूट्स कैसे ले सकता है, क्या उसे मार्केट में जाकर ऐसा कोई और ट्रेजर खरीदना चाहिए। लेकिन कायांग को पता था कि अगर वो फ्रूट को ट्रेजर के तौर पर खरीदेगा तो इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और वो उतने पैसे जमा नहीं कर सकता। इसीलिए कायांग सोचता है कि वो जाकर वापस से सीड खरीदेगा और सीड प्लांट करेगा जिसके बाद उसके पास बहुत सारे फ्रूट होंगे
और कायांग को यही तरीका सबसे बेस्ट लगा था। हम देखते हैं कायांग सीधा ही मार्केट की तरफ निकल जाता है और जब कायांग मार्केट की तरफ निकलता है तो सबसे पहले वो शॉप ओनर की तरफ जाता है जहां से उसने पिछली बार वो खरीदा था स्टोन, जो कि था यांग स्टोन। यहाँ हम देखते हैं वो शॉप ओनर सीधे तौर पर कायांग को मना कर देता है कि भाई हमारे पास ऐसी कोई चीज़ ना है, अगर तुमको ऐसा कोई चीज़ चाहिए तो तुमको हमारे अदर लोगों से बात करना होगा। मेरे पास एक ही था, वो भी सीनियर सिस्टर ने तुम्हें दे दिया, हमारी यंग मिस, क्योंकि उन्होंने आपको ये चीज़ दी थी, इसीलिए मैं अब उसका पैसा भी आपसे नहीं ले सकता। तभी कायांग कहता है भाई तो मुझे ये बता दे, मुझे वो कौन दे सकता है। जो देख कई बंदा कहता है हमारे जो डिसाइबल है वो माइनिंग एरिया में है, लेकिन आप माइनिंग एरिया में नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप हमारी सीनियर सिस्टर से बात करें तो कुछ हो सकता है। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता हद है यार, अभी अभी तो उसे डांट के भगाया था, कभी नहीं आऊँगा, कभी मदद नहीं मांगूंगा, उससे मदद कैसे मांग सकता हूँ। जो देखकर शॉपकीपर कहता है आपकी मदद तो वही कर सकती हैं, क्योंकि माइनिंग एरिया में तो मैं भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं भी एक टुच्चा सा डिसाइबल हूँ, इसीलिए आपका जाना तो एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप तो ऑटो डिसाइबल हैं। तो आप यहाँ पे आपकी मदद केवल वही कर सकती हैं, तो आप उनसे मदद क्यों नहीं मांग लेते। वैसे भी मुझे पता है कि वो आपकी मदद कर देंगी। जो देखकर कायांग तो तुरंत कहता है अरे नहीं नहीं ब्रो, अपना उनके साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। जो देखकर तो शॉपकीपर कहता है हाँ हाँ मुझे पता है। यानी कि शॉपकीपर का कुल मिलाकर कहना यह था कि अगर कायांग को वो सीट चाहिए तो उसे अब हु मेई से बात करनी होगी। दोस्त अब कायांग यहाँ पे शॉप के बाहर खड़ा होकर यही सोच रहा होता है कि क्या वो हु मेई से मदद मांगे या ना मांगे। आखिरकार हु मेई को उसने उतना ज़्यादा बेइज्जत किया था, क्या वो नाराज नहीं होगी। आखिरकार उसने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन क्योंकि कायांग को वो चाहिए था, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। कायांग तुरंत ही कहता है कोई यार कोई बात नहीं, इज्जत को 2 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, कम पड़ी तो लूट लेंगे, अभी के लिए मुझे वो सीट चाहिए किसी भी कीमत पर, आखिरकार तभी मैं स्ट्रांग बन सकता हूँ। तो कायांग डिसाइड करता है कि वो हु मेई से मदद मांगेगा। लेकिन इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर एंड। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। बाय बाय 3 फैमिली।